हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप सो कि सब ठीक हो और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 2 के लिए। हम इस चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारे उसी चैप्टर का पार्ट 2 और कोशिश करेंगे कि आज ही हमारा चैप्टर खत्म भी हो जाए। ठीक है, चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स रियल में क्या है वो ये चैप्टर बताता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। हाँ जी बच्चों, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, तो इंपॉर्टेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स हमें क्या बताता है। स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है, एक्चुअल में इस सब्जेक्ट का स्कोप ना बहुत वाइड हो गया है। पुराने जमाने पे सरकार यूज करती थी स्टैटिस्टिकल डेटा को सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज बनाने में, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी ये सब कुछ जज करने में। बट आजकल के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स इन एवरी फील्ड ऑफ स्टडी यूज हो रहा है। ठीक है, मेजरली साइंस की बात कर लो, इकोनॉमिक्स की बात कर लो, मैथ्स की बात कर लो, जहां मर्जी बात कर लो, हर फील्ड में, हर बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जा रहा है। तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है वो हमें यही बताता है कि हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करके वेरियस फील्ड्स को कैसे थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो हमें 4 तरीके से पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स का यूज या स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस उन 4 फील्ड में। जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स का हमारी इकोनॉमी में, यानी हमारा इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमें हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स को इकोनॉमिक प्लानिंग करने में कैसे हेल्प करता है। उसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारी गवर्नमेंट की कैसे हेल्प करता है, वेरियस पॉलिसीज बनाने में, फैसले लेने में, गवर्नमेंट को चलाने में कैसे हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लास्ट में हम पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स हमारे बिजनेसेस को, जो बिजनेस यूनिट हैं जो वर्क कर रहे हैं, बिजनेस का मतलब क्या होता है, वर्क करना यानी कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना जिसको जनरल कंज्यूमर कंज्यूम करें। तो ऐसे बिजनेसेस किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का यूज करके एक यूजफुल डिसीजन ले रहे हैं और प्रॉफिट मेकिंग बन पा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की बिजनेस में। तो ये 4 फील्ड्स में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स से। हाँ जी बच्चों, अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स की बात करें, तो हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की। कौन कौन सी 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी हमारे पास। एक्चुअल में हमने 3 ही पढ़ी थी, मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा बताई थी। हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी थी, याद करो फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। हमने पढ़ा था हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है वो हो सकती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़ा था कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, और हमने पढ़ा था सर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी। इसके अलावा हमारे पास 2 इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी होती हैं जो मैंने आपको बताई थी। जैसे कि एक होती है हमारे पास एक्सचेंज, एक्सचेंज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट। ये हमारे पास 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। ठीक है, देखो इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। सर आप ये कैसे कह सकते हो, तो ध्यान से सुनो। देखो देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वेरियस फील्ड से जो प्रोड्यूसर्स है वो कितना बना पा रहे हैं, यानी प्रोडक्शन को जज करने के लिए कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी कैसी है, ज्यादा है, पोटेंशियल से ऊपर है, पोटेंशियल से कम है। तो ये जो हो पा रहा है वो प्रोडक्शन डेटा के थ्रू हो पा रहा है। यानी मैं प्रोडक्शन डेटा इकट्ठा करता हूं, उस पर स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करता हूं और जज करता हूं कि हाँ मेरे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे है। सिमिलरली कंजम्पशन के साथ, यानी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करके देश में वेरियस कंज्यूमर्स का कंजम्पशन पैटर्न स्टडी करते हैं, कंजम्पशन का डेटा इकट्ठा करते हैं, घरों घरों पे सर्वे होते हैं कि जी आप कौन सा दाल चावल आटा यूज कर रहे हो, वो क्यों हो रहा है, वो डेटा इकट्ठा करके, स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा करके कंजम्पशन पैटर्न का पता लगाया जा रहा है। यानी इकोनॉमी में स्टडी की जा रही है कंजम्पशन की। सर ये स्टडी क्यों की जा रही है, अभी बताता हूं। पहले देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप में हमने क्या सीखा था। सर डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप में हमने सीखा था कि जो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों की हेल्प से हमारा प्रोडक्शन होता है। जो प्रोडक्शन इन चारों की हेल्प से होता है, वो प्रोडक्शन के बदले इन लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है। लैंड के बदले हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले हमें वेजेस देनी पड़ती है, कैपिटल के बदले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योरशिप को हमें प्रॉफिट देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ता है। तो इनमें से कौन सी फील्ड को कितना कितना पैसा जा रहा है और कौन सा फील्ड मोस्ट प्रोडक्टिव है हमारे लिए,
ये हम पता लगाएंगे इनके डेटा के थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के। फाइनली एक्सचेंज, एक्सचेंज में आता है हमारे पास परचेज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय हुम, प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन सेक्टर। एक्सचेंज में देखो परचेज सेल आ गया। इसके अलावा विद इन द कंट्री के अलावा हम लोग परचेज सेल फॉरेन कंट्री से भी करते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर और इकोनॉमिक फैसले लिए जाते हैं। फाइनली इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब था सर? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी देश में कितनी कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना, नए नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाना, ये सारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमारे देश में किस सेक्टर को कितने इन्वेस्टमेंट हुई है किस सेक्टर में और कितनी जरूरत है, वो हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्टडी करते हैं। सर ये सारी स्टडी करी हमने स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू, डेटा इकट्ठा कर लिया। अकॉर्डिंगली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स होंगे वो इकोनॉमी के लिए वेरियस डिसीजन लेंगे कि हाँ यार हमें प्रोडक्शन पे फोकस करने की जरूरत है, एक्सचेंज पे फोकस करने की जरूरत है, कंजम्पशन पैटर्न क्या चल रहा है, वो फैसले लिए जाएंगे। तो हम लोग इकोनॉमी के स्टडी करते हैं थ्रू दी स्टैटिस्टिकल मेथड। ये सारी एक्टिविटीज की स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड की जरूरत पड़ती है। तो आई होप सो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स समझ आया है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की तरफ। हाँ जी बच्चों, अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करूं तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मतलब समझना पड़ेगा हमें इकोनॉमिक प्लानिंग का कि ये क्या चीज होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है बेस्ट यूज ऑफ हमारे रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री के पास अवेलेबल होंगे, यानी उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज। सर कैसे कैसे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना और सही से प्लान करना इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब हुआ, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग का मतलब हुआ कि हम लोग बेस्ट यूज करना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज नेचुरल हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, यानी इनके लिए फैसला लेना, बेस्ट यूज में फैसला लेना। सर एक कंट्री ना बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, करप्शन, करप्शन के बाद ठीक है ओवर पॉपुलेशन, करप्शन, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको फेस किया जा रहा है और गवर्नमेंट इनके लिए वेरियस पॉलिसीज बनाती है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है वो कैसे बना रही होगी? पहले इन प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट ने डेटा इकट्ठा किया होगा कि हाँ यार इनका डेटा बहुत सीवियर है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, और फिर उस बढ़ी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई होंगी। तो उसके लिए यूज किसका करना पड़ा? सर इन पॉलिसीज को बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ा स्टैटिस्टिक्स का। तो मैं कह सकता हूं कि अगर स्टैटिस्टिक्स ना होती तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए रिक्वायर्ड डेटा इकट्ठा ना हो पाता, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज नहीं हो पाता। क्यों सर? क्योंकि इन रिसोर्सेज को, नेचुरल और ह्यूमन को, हमें एलोकेट करना होता है ना, कि हमें कहां पर कितने रिसोर्स की जरूरत है। तो एलोकेशन कैसे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, कि हाँ यार यहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, यहां पर ज्यादा रिसोर्स एलोकेट कर दो। वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डेटा का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही वो पॉसिबल है। तो ये हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, आई होप आप लोगों को समझ आया, बहुत आसान सा पॉइंट था। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसका यूज कर सकते हो तुम लोग। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस पे और चैप्टर को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस की। बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकती है? देखो बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस का मतलब है कि इकोनॉमी की एक्टिविटी जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जा रही है। सर प्रॉफिट मेकिंग के लिए एक एक्टिविटी कर रहे हो, बहुत कुछ सोचना पड़ता है एक बिजनेसमैन को या बिजनेस वुमेन को, बहुत कुछ। जैसे कि देखो बिजनेस में क्या होता, क्या है बेसिकली सर, जनरली गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज होता है, यानी सेल होता है। सेल किस बेस पे होता है? सर सेल होता है मार्केट में जो हमारी डिमांड आ रही है प्रोडक्ट की, उस बेस पे सेल होती है। यानी मार्केट डिमांड से क्या होगा? अगर मार्केट डिमांड हाई है तो अब क्या करोगे सर? अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन प्लान किया जाएगा कि हाँ हमें प्रोडक्शन प्लान करना है। यानी देखो मार्केट डिमांड हाई थी तो प्रोडक्शन भी हाई होगा। अगर प्रोडक्शन हाई होगा तो आपको रॉ मटेरियल को खरीदना भी ज्यादा पड़ेगा। रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ेगा तो सर आपको फाइनेंस की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, यानी आपको पैसा ज्यादा चाहिए होगा। पैसा ज्यादा चाहिए होगा तो आप बैंक के पास भागोगे। देखो ये सारा डेटा एक लूप में घूम रहा है। हुआ क्या? बिजनेस को प्लानिंग करनी थी किसकी? मार्केट डिमांड को फुलफिल करने की।
मार्केट डिमांड बिजनेस कैसे सोच सकता है कि ज्यादा आएगी? सर वो सोच सकता है अपने ट्रेंड से कि हाँ यार मेरे बिजनेस का ऐसा ट्रेंड रहा है, या फिर वो सोच सकता है कि यार मेरे वेरियस कॉम्पिटिटर्स हैं, उन लोगों ने इस टाइम पे ये वाला प्रोडक्ट इतने इतने रुपए में बेचा, मैं भी एक सिमिलर प्रोडक्ट इतने रुपए में उनसे सस्ता या उनसे महंगा लेके आ रहा हूं मार्केट में, तो इतनी डिमांड एस्टिमेट कर सकता हूं। यानी उस पर्सन ने अपने पूरे बिजनेस की प्लानिंग करी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स का डेटा, यानी जो सेल्स का डेटा इकट्ठा किया हुआ था उसके बेसिस पे पूरी बिजनेस प्लानिंग करी है। अच्छा, और मैं कह सकता हूं, चलो ये तो रैंडम बिजनेस लिया हमने कोई भी, अगर एक स्पेसिफिक बिजनेस ले लें, सपोज इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें, तो इंश्योरेंस वाले पॉलिसीज बेचते हैं। किस बेस पे बेचते हैं? कि हमें कौन सी पॉलिसी मार्केट में ज्यादा बेचनी है। ये लोग चेक करते हैं कि देश में डेथ रेट कितनी है, देश के अंदर बर्थ रेट कितनी है, मोर्टेलिटी रेट कितनी है, ठीक है, ये सारी रेट्स को चेक करते हैं। और ये सारी रेट्स को चेक करना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही तो है, यानी उन रेट्स को चेक करके ये लोग अपने बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। सिमिलरली अगर मैं आ जाऊं बैंकिंग बिजनेस में, ठीक है, बैंक्स का क्या काम होता है? सर मेजरली लोन देना काम होता है बिजनेस को, ठीक है। अगर मेरा एक बैंक है जो बिजनेस में लोन देता है लोगों को, तो मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू ये देखूंगा कि देश में कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, यार इस सेक्टर में इतने परसेंट ग्रोथ है, इस सेक्टर में इतने परसेंट ग्रोथ है, और उस सेक्टर को लोन ज्यादा दूंगा क्योंकि उन लोगों की लोन रीपेमेंट कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मेरी लोन की देने की, लोन को फाइनलाइज करने का एक प्रोसेस जज कर पाऊंगा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही। अच्छा, और बात करें, सर बहुत सारे ना फैसले लेने होते हैं, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, जज होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ओनली, ठीक है। देखो, यानी बिजनेस की कोई भी प्लानिंग करनी हो, ट्रेंड एनालिसिस करना हो, प्रॉफिट कंपटीशन एनालिसिस करना हो, कुछ भी करना हो, आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करने ही पड़ेंगे, डेटा का यूज करना ही पड़ेगा। तो आई होप सो बिजनेस के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस समझ आती है। एक इंपॉर्टेंस रह गई है हमारी कि हमारी स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट के साथ क्या इंपॉर्टेंस प्ले करती है। चलिए वो भी पढ़ के अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी बच्चों, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे फैसले लेती है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। जो देश में हम रहते हैं उस देश के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे फैसले लेते हैं। जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो फैसले लेती है। वो फैसले कैसे लेती है? वो गवर्नमेंट फैसले लेती है उस स्टैटिस्टिकल डेटा पे जो गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया होता है। यानी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पे वेरियस पॉलिसीज, वेरियस फैसले लेती है। सर कुछ एग्जाम्पल दो उन फैसलों के, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम, टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की के अलावा जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स कितना रे होना चाहिए, इनके रेट कितने कितने होने चाहिए, ये गवर्नमेंट फैसले लेती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा, कि लोगों की इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, हमारा कंजम्पशन पैटर्न कैसा हुआ है। तो उस बेस पे टैक्सेशन पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। उसके अलावा अगर हम बात करें, गवर्नमेंट फैसले लेती है रिलेटेड टू वेरियस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कि हमें किन गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करना है, किन का एक्सपोर्ट करना है। ये देश में होने वाले कंजम्पशन पैटर्न और प्रोडक्शन पैटर्न के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट फैसले लेती है। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला, एक गवर्नमेंट बजट बनता है एवरी ईयर। जो गवर्नमेंट बजट बनता है वो एक स्टैटिस्टिकल शीट ही है, और जो बहुत ही बड़ी स्टैटिस्टिकल शीट है, जो कि हमारे रेवेन्यू यानी देश में होने वाले रेवेन्यू और देश में होने वाले एक्सपेंसेस का एक ब्यौरा होता है, एक स्टेटमेंट होती है। तो गवर्नमेंट बजट कैसे बनाया गया? गवर्नमेंट बजट स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करके ही बनाया गया, ठीक है। देखो, और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसले लिए हैं, और उन फैसलों का इंपैक्ट भी जज करने के लिए गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उसका देश पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वो स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू ही जज किया गया। जीएसटी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, वो भी स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू ही जज किया गया। यानी गवर्नमेंट वेरियस फील्ड्स में स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करती है। अगर गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज नहीं करेगी तो बहुत सारे फैसले लेने में दिक्कत होगी, बेसिकली गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी। तो हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में भी स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस आज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आई होप सो हमें सारी इंपॉर्टेंस समझ आई है। हमने 4 फील्ड्स में इंपॉर्टेंस देखी है। सबसे पहले हमने देखी इकोनॉमिक्स में, फिर देखी इकोनॉमिक प्लानिंग में, फिर हमने देखी थी स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस बिजनेस में, बिजनेस के बाद हमने स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस देखी है गवर्नमेंट के लिए। तो हमने चारों फील्ड में स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस देख ली है। चलिए चलते हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, जो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उस टॉपिक को करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक।
हाँ जी बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हाँ बिल्कुल सही, स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशन यानी कि कमियां भी हो सकती है। देखो, कोई भी स्टडी है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनहेरेंट हो सकती है। इनहेरेंट का मतलब उसमें वो प्रॉब्लम्स रहेंगी जो मर्जी कर लो, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में भी है। पहली हमारी जो लिमिटेशन बनती है वो बहुत ही कॉमन लिमिटेशन है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है। तो हमारी पहली प्रॉब्लम हो गई कि इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। यानी अगर हमारी स्टडी के अंदर हम क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स को जोड़ना चाहें तो स्टैटिस्टिक्स हमारी उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। लाइक ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, इनको पढ़ने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज नहीं कर सकते। तो हमारी पहली जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद द क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट में नहीं पढ़ा जा सकता थ्रू दी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आई है। चलिए पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन। बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी द इंडिविजुअल फैक्ट्स। हमें यहाँ पर एग्रीगेटिव फैक्ट्स ही पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके एक सब्जेक्ट के मार्क्स किसी काम के नहीं है। आप जब मुझे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स बताओगे अपने 10th क्लास के, तब मैं उनके बेस पे एक एवरेज या परसेंटेज फाइंड कर पाऊंगा। यानी सिंगल नंबर एक स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। अगर मुझे स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करना है, स्टैटिस्टिकल मेथड लगाने हैं, तो मुझे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए होगा। जैसे एक फैमिली का एक्सपेंडिचर 10,000 रुपीज है मंथली, ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ। हाँ, 100 फैमिलीज का एक्सपेंडिचर ऑन एन एवरेज 8,000 रुपए बनता है मंथली, ये स्टैटिस्टिकल डेटा हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल डेटा से कुछ नहीं होने वाला, आपको एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स चाहिए। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल फैक्ट्स। ठीक है, आई होप सो समझ आई है। चलिए चलते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉब्लम पे। बच्चों, जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड द रिजल्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस। यानी इसके रिजल्ट्स जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, एवरेज बेसिस पे सही है। पहले तो देखो, प्रॉब्लम ये है कि स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने के लिए बंदे को मैथ्स आना चाहिए, यानी कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी बहुत आनी चाहिए उसको। ठीक है, आगे जाके कुछ चैप्टर्स बड़े हो जाएंगे तो बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ एवरेज बेसिस पे रिजल्ट ट्रू होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो 6,000 एक ईयर का प्रॉफिट है कंपनी का। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कमाया, सेकंड ईयर में कमाया 8,000, थर्ड ईयर में कमाया 4,000। ठीक है, ये 3 साल के प्रॉफिट थे। मैंने इनकी एवरेज फाइंड करी। कैसे करी? 6,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 डिवाइड बाय 3। ये कितना आ गया? 8 6 14 और 4 18, 18,000 डिवाइड बाय 3 विच इज 6,000। यानी सर मैं कह सकता हूं कि ये जो भी कंपनी का डेटा है वो ऑन एन एवरेज हर साल में 6,000 रुपए कमा रही है। यानी एवरेज रिजल्ट कितना निकला है? 6,000। बट क्या हर साल में 6,000 कमा रही है? सर 6,000 तो सिर्फ एक ही ईयर में कमाया है, बाकी में तो 8 और 4 कमाया है। यानी हमारा जो रिजल्ट ट्रू है वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज बेसिस पे ट्रू है, 100% ट्रू नहीं है। ठीक है, यहां पर ये स्टैटिस्टिक्स की कमी आ गई, एक लिमिटेशन आ गई कि जो रिजल्ट होगा वो एवरेज बेसिस पे ट्रू होगा, वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा। मैं नहीं कह सकता हर साल कंपनी 6,000 रुपए ही कमा रही है, सर कम ज्यादा भी हो रहा है। 6,000 तो एक एवरेज बेसिस पे ट्रू है। तो आई होप सो आपको ये वाली लिमिटेशन की समझ आई है। चलिए चलते हैं, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट लिमिटेशन पे। वैसे जो हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है वो है कि स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी मिसयूज्ड। यानी स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज किया जा सकता है और इसके मिसयूज से पब्लिक एट लार्ज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको कुछ गलत बताया जा सकता है, यानी मिसलीड किया जा सकता है। सर कैसे? जैसे मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो पॉलिटिकल पार्टी अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और हमें डेटा फैक्ट करने की, डेटा प्रेजेंट करने की कोशिश करती है कि देखो हमें तो इतने लोग वोट दे रहे हैं, हमें इतने लोग वोट दे रहे हैं। अब हम नहीं कह सकते कि वो डेटा सही है नहीं गए, पर हम लोगों ने देखो जनरली पब्लिक क्या सोचेगी, हाँ यार इतने सारे लोग जब वोट दे रहे हैं, ये हमें डेटा दिखा रहे हैं तो सच ही होगा, चलो हम भी इनको वोट दे देते हैं। यानी मिसलीडिंग स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स कैन मिसलीड द पब्लिक। ठीक है, तो मिसयूज किया जा सकता है प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कि हाँ यार हमें तो इस डेटा को ऐसे ही प्रेजेंट करना है, रिजल्ट पहले ही ड्रॉ कर लिया, डेटा जो मर्जी रहा हो। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी किया जा सकता है। आई होप सो ये वाली लिमिटेशन भी समझ आई है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन पे। बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स ना सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को स्टडी करना सिखाती है, ये एक फिनोमिना को स्टडी करना सिखाती है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करके नहीं देती हमें। ठीक है, देखो ये हमें ये बता देगी कि ये हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में जो रिजल्ट है ना वो नहीं बताएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो 2 कंपनीज है हमारे पास, एक कंपनी 1 है, एक कंपनी 2 है। इस कंपनी ने 6,000 का प्रॉफिट कमाया एक साल में, 5 कमाया और फिर 4, यानी 6,000, 5,000 और 4,000 प्रॉफिट कमाया।
ये वाली कंपनी थी, इसने पहले 4000 कमाया, इसने 5000 कमाया, इसने 6000 कमाया। फिर ना मैंने दोनों कंपनीज की ना एवरेज फाइंड करना चाहा। अगर मैंने एवरेज फाइंड करना चाहा तो देखो क्या हुआ, इनकी एवरेज फाइंड करी तो कितना आएगा, 6 + 5 + 4 डिवाइड बाय 3, 6 और 5 11, 11 + 4 15 डिवाइड बाय 3 5000 इस कंपनी की एवरेज आ गई। अरे सर इस कंपनी की एवरेज भी 5000 आएगी, यानी सर दोनों की दोनों कंपनी तो सेम है कि दोनों की एवरेज कितनी आ रही है सर, 5000 प्रॉफिट। एवरेज का मतलब दोनों कंपनी एवरी ईयर कितना कमा रही है सर, 5000 कमा रही है। बट क्या ये ट्रू है सर? हमें देख सकता है हमारी प्रॉब्लम के अंदर कि जो ये वाली कंपनी है वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, डिक्लाइन हो रहा है, और ये वाली कंपनी ग्रो कर रही है। देख सकते हो कि प्रॉफिट 4 5 6 हो गया, एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है, इसका प्रॉफिट एवरी ईयर कम होता जा रहा है। यानी देखो जो डिक्लाइन हो रही थी कंपनी वो भी एक सेम एवरेज इंक्रीजिंग वाले रिजल्ट में आ गई। तो स्टैटिस्टिक्स ने सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम को स्टडी कर दिया, एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो नहीं बताया। तो इट ओनली स्टडीज अ प्रॉब्लम, ठीक है, जो एक्चुअल में रिजल्ट है वो नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। तो हमें समझ आ रहा है यहाँ पर कि एक कंपनी डिक्लाइनिंग पे है, एक ग्रोथ पे है, बट स्टैटिस्टिक्स से दोनों की एवरेज 5000 निकल आई। तो आई होप सो ये वाली लिमिटेशन भी आपको समझ आई है। चलिए चलते हैं हमारी लास्ट लिमिटेशन की तरफ। हाँ बच्चों, जो हमारी लास्ट लिमिटेशन है वो है स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी होमोजीनियस। सर होमोजीनियस क्या मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, आइडेंटिकल, यानी सिमिलर, ठीक है, यानी सिमिलर डेटा होना चाहिए स्टैटिस्टिकल। सर अब क्या आप हाइट ऑफ मेन को हाइट ऑफ ट्रीज से कंपेयर कर सकते हो? सर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारा अगर डेटा होमोजीनियस नहीं होगा यानी कि हेट्रोजीनियस होगा तो हम लोग उस डेटा से स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी निकलेगी ही नहीं। तो अगर हमें स्टैटिस्टिकल मेथड से सही रिजल्ट चाहिए तो हमारा डेटा जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। तो एक लिमिटेशन बन गई ना कि अगर होमोजीनियस डेटा नहीं है तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा होमोजीनियस होना चाहिए, अदरवाइज यूज नहीं हो सकता स्टैटिस्टिकल मेथड का। तो ये थी हमारी लास्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। तो इस चैप्टर को हमने काफी हद तक पढ़ा, बहुत अच्छा चैप्टर था, एक पूरा खत्म किया हमने। डिटेल नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करो, मुझसे पूछो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करते हो तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा काम करने का और अच्छा कंटेंट बनाने का। वीडियो तुमने लाइक कर रखी है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनका भी थोड़ा भला होने दो, उनको भी थोड़ी पढ़ाई करने दो, ठीक है। मैं तुमसे मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।